आज की स्टोरी में हमारा मेन लीड और फीमेल लीड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में हो जाता है पंगा, जिसके चलते ये लोग बिछड़ जाते हैं और हमारी मेन लीड को अमनेशिया भी हो जाता है और हमारी फीमेल लीड को भी भूल गया था। आगे क्या होता है ये तो हमें स्टोरी देख कर ही पता चलेगा। आज की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट में यहाँ पर हमें हमारी फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है। जिया जो कि यहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस देख रही होती है और कहती है कि मेरी वेडिंग ड्रेस कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड मिस्टर मो आ जाते हैं और उसे आकर बैक हग करते हैं। यहाँ पर जिया कह रही होती है कि कल हमारी मैरिज है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मो यहाँ पर उसे उठाकर टेबल पर बैठाता है और कहता है कि मेरे पास एक सल्यूशन है, और उसे पकड़कर यहाँ पर किस करने लग गया था। यहाँ पर तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। जिया कहती है कि बस करो, तुम भूलो मत कि तुम्हें अभी एयरपोर्ट जाना है मेरे सासू मॉम को लेने के लिए। बाद में यहाँ पर मिस्टर मो अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जिया को बता रहे होते हैं कि माफ करना, हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मिस्टर मो के पेरेंट्स को नहीं बचा पाए। जिया को तो यहाँ पर सदमा सा लग जाता है क्योंकि उनकी कल मैरिज थी, वो इतने ज्यादा खुश थे। दूसरी साइड हमें जिदी का दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे को चिल्ला रही होती है कि बेवकूफ कहीं के, तुम ये कैसे कर सकते हो। कहती है कि मैंने उन बुड्ढों को ऊपर पहुंचाने के लिए कहा था, ना कि मिस्टर मो को। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाद में यहाँ पर जीजी के पास एक मेड आती है और उसके पास टी लेकर आई थी। फिर वहाँ पास वो जल्दी से डोर लॉक करके उसके पास आती है और कहती है, जीजी तो उस मेड के ऊपर चिल्ला रही होती है कि कहती है कि वो तुम्हारी बेटी है ना। जिया दुष्ट कहीं की। यहाँ पर यही मेड कहती है कि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो, तुम्हारे फादर को किया फैमिली के ट्रांसपोर्ट ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे उनकी डेथ हो गई। मैंने बदला लेने के लिए एक नैनी के रूप में काम किया और मैंने इस दौरान अपनी बच्ची को उनसे बदल दिया, जिससे तुम उस फैमिली में चली गई और जिया इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। दीदी कहती है तुम रियलिटी में मेरी मॉम हो। यहाँ पर मॉम कहती है मुझे सीरियस कैंसर हो गया है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ये बात बताने के लिए आ गई आखिरी बार। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर मिस्टर मो के पास बैठी हुई थी। यहाँ पर मिस्टर मो तो एडमिट होते हैं और बेहोश थे। तभी यहाँ पर जिया को कॉल आती है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे बुलाया था। यहाँ पर मॉम कहती है कि अगर तुम 10 मिनट्स के अंदर मेरे पास नहीं आए तो मैं छत से नीचे कूद जाऊंगी। तभी वहाँ पर जिया पहुंच जाती है, देखती है कि उसकी मॉम जो है छत पे चढ़ी है। उसके पास मॉम कहती है तुम प्लीज मिस्टर मो को छोड़ दो। जिया कहती है लेकिन क्यों। मॉम कहती है कि अगर तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करती तो मैं इधर से कूद जाऊंगी। जिया कहती है कि मैं और मिस्टर मो मैरिज कर रहे हैं, आप इस तरह हमारा विरोध क्यों कर रही हैं। यहाँ पे मॉम कहती है कि क्या फैमिली ने तो हमारे ऊपर फेवर किया है, इस वजह तुम क्या फैमिली से एक मैन के चक्कर में उनकी डॉटर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। जिया कहती है लेकिन मिस्टर मो मुझे पसंद करते हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा लव करते हैं। जिया यहाँ पर नहीं मानती और साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं मिस्टर मो को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम दोनों साथ में ही ऊपर जाएंगे, और पकड़कर उसे खींचने लग गई थी। इस दौरान यहाँ पर मॉम गिरने वाली थी। जिया उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो नीचे गिर जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जिया को जेल हो जाती है उसकी मॉम की डेथ के जुर्म में। उसे 7 सालों की सजा सुनाई जाती है। जिया सोचती है मॉम आपने ऐसा क्यों किया, क्या मैं सच में आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। जेल में तो यहाँ पर वहाँ के कैदी भी उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ये सारी कैदी मिलकर जिया को बहुत ज्यादा कुटते हैं, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जीजी को पता चलता है कि जिया प्रेग्नेंट है। जीजी कहती है वो रियलिटी में मिस्टर मो के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन हमें डिलीवरी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जब जिया बेबी को बर्थ दे देती है, वो डॉक्टर तो उस बेबी को ले जाकर जीजी को दे देती है और जीजी उसे मुंह बंद रखने के लिए उसे पैसे दे देती है। जब जिया को होश आता है, जिया यहाँ पर डॉक्टर चिल्लाकर अपने बेबी को ढूंढने लगी थी। यहाँ पर तो डॉक्टर फिर डेथ हुए बेबी को ले आती है, कहती है कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। जिया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगी थी और कहती है कि प्लीज डॉक्टर आप मेरे बेबी को बचा लीजिए। डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से जिया तो वहाँ पे गिर जाती है और बहुत जोर जोर रोने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में जिया की जब जेल से बेल हो जाती है, सामने पे तो उसकी ग्रैंडमा खड़ी हुई थी। ग्रैंडमा तो जिया को ढूंढ रही होती है। जिया जाकर उन्हें तुरंत हक कर लेती है। ग्रैंडमा कहती है कि बेटा तुम्हारा मैंने बहुत ज्यादा वेट किया। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा है बेटा, तुमने किसी को भी ऊपर नहीं पहुंचाया। यहाँ पर ग्रैंडमा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। डॉक्टर बताती है उनका हार्ट फेल हो गया है, अगर उनका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा और हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 5 लाख तक लग सकते हैं।
तभी जिया बाहर आती है। बाहर आते ही सामने से वो मिस्टर मो को आता हुआ देखती है। मिस्टर मो को देखते साथ ही उसे पास्ट के सारे स्वीट मोमेंट्स वाले फ्लैशबैक आने लगे थे। तभी मो यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, वहीं पर रुक जाओ। तभी सामने से एक बेबी निकलता है जिसका नाम टैन होता है। जिया को यहाँ पर ये गलत फहमी हो जाती है कि मिस्टर मो की भी अब एक फैमिली है, उनका बेबी है और वो मैरिड होंगे। नेक्स्ट सीन में जिया एक नैनी की जॉब के लिए आती है। यहाँ पर तो टैन जिया को ही चूज करता है। जब टैन के साथ जिया घर पर आ गई होती है, जिया सोचती है ये घर मुझे इतना फैमिलियर से क्यों लग रहा है, कहीं ये मिस्टर मो का तो चाइल्ड नहीं है। यहाँ पर तो फिर जीजी आती है। वो जिया को देखकर गुस्से में आ गई थी। जिया तो उससे अच्छे से बात कर रही होती है। जीजी तो टैन को अंदर भिजवाने के बाद उसे एक स्लैप चढ़ देती है। तुम यहाँ पर मिस्टर मो को सेड्यूस करने के लिए आई हो ना? जिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ हाउसकीपिंग के लिए आई हूँ और आपके बेबी ने मुझे चूज किया है। जीजी कहती है मेरे सामने ये प्रिटेंड करना बंद करो, तुम एक मर्डरर हो। जिया कहती है तुम मुझे छोटे से अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं किसी को भी ऊपर नहीं पहुंचा सकती। जीजी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है। और उसके ऊपर वापस से हाथ उठाने वाले थे, इतने में यहाँ पास मिस्टर मो आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है ये सब। तभी यहाँ पे टैन आ जाता है और डैडी डैडी कर कर मो को हक कर लेता है। जिया सोचती है अब जाकर मुझे पता चला कि ये लोग मैरिड है और इनकी एक हैप्पी फैमिली है। टैन कहता है देखो डैडी, मैंने आज अपने लिए एक नैनी चुन ली, अब से मेरे पास कोई मेरी देखरेख करने के लिए रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर मो तो जिया को देखकर नहीं पहचानते। एक्चुअल में यहाँ पर पंगा ये हुआ था कि मिस्टर मो की याददाश्त चली गई थी उस एक्सीडेंट की वजह से। जिया भी यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं टैन की अच्छी देखभाल करूंगी। जिया को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होता है ये सब देखकर। वो अपना सर नीचे करी हुई होती है। यहाँ पर मिस्टर मो कहता है कि तुम अपना सर नीचे क्यों रखी हो। यहाँ पर तो जीजी बीच में कहती है ये बिल्कुल भी अच्छी नैनी नहीं है, ये स्मार्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं बाद में अपने बेटे के लिए चेंज कर दूंगी नैनी को। टैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे यही नैनी चाहिए, मुझे ये अच्छी लगी। मो कहता है मेरे बेटे को ये पसंद है, इस वजह से यही रहेंगी। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। जीजी जिया से कहती है पहले की तरह मिस्टर मो को सेड्यूस करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी लाइफ झंड कर दूंगी। जिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर जीजी उसका रूम दिखाने के लिए जा रही होती है और सोचती है अच्छा हुआ कि मिस्टर मो ने जिया को नहीं पहचाना। सोचती है कि मैं इन दोनों को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक साथ नहीं रहने दूंगी, वरना कहीं मिस्टर मो की याददाश्त न वापस आ जाए। नेक्स्ट सीन में जिया टैन को बात दिला रही होती है। जिया सोचती है ये बेबी बॉय तो बिल्कुल मिस्टर मो की तरह दिखता है, अगर मेरी बेबी जिंदा होता तो वो भी लगभग इतनी एज का होता। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। टैन कहता है कि आंटी आप रो क्यों रही हैं। जिया कहती है नहीं, मुझे बस मेरे बेबी की याद आ गई। टैन कहता है कि आपकी बेटी कितनी साल की है, क्या वो पबजी खेल सकती है। जिया कहती है कि वो लगभग तुम्हारी एज की होगी और मुझे नहीं पता। यहाँ पर टैन कहता है कि आप अच्छी मॉम नहीं है, आपको ये तक नहीं पता कि आपके बेबी क्या खेलता है क्या नहीं। वैसे मेरी मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है, वो बस मेरे फादर के सामने मेरे साथ अच्छा बिहेव करती है, उनके जाने के बाद वो अच्छा बिहेव नहीं करती। बाद में जिया सॉन्ग प्ले करके सुना रही होती है और बेबी सो जाता है और उसे गाते हुए बाहर से मिस्टर मो भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसी आवाज है। इस सॉन्ग की आवाज सुनकर तो जुआन के सर पे दर्द होने लग गया था और उसे भी फ्लैशबैक आने लगे थे, जहाँ पर मो टेबल पर सर रखकर सो रहा होता है और जिया यहाँ पर उसे सॉन्ग प्ले कर रही होती है। लेकिन इस फ्लैशबैक में मो को जिया का फेस ब्लर दिखता है। फिर मो यहाँ पर अंदर आता है। मो यहाँ पे रूम में आकर लाइट ऑन कर देता है। जिया तो बेबी की आइज पे हाथ रख लेती है, कहती है कि बेबी सो रहा है, आप प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए। फिर वो लाइट ऑफ कर देता है। मो सीधे आकर उसे पूछता है कि तुमको ये सॉन्ग गाना किसने सिखाया। जिया कहती है टीचर्स ने, हर कोई गा सकता है। फिर मो उस रूम से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जीजी सोच रही होती है मैं आज मो को अपना बना लूंगी, फिर वो मुझसे मैरिज करेगा। तभी उस रूम से जिया निकलती है। यहाँ पर तो जीजी उसके बाल पकड़ लेती है, कहती है कि तुम दोनों एक रूम से कैसे निकले, तुमने उसे सेड्यूस किया है ना। जिया कहती है कि मैं यंग मास्टर को सुला रही थी, तभी यहाँ पे मो आकर देखने आए थे। वो बेबी के ऊपर एक नजर डाल के चले गए। यहाँ पर तो जीजी टैन को चिल्लाने लगी थी, कहती है कि सब ये कुछ कुत्ते की वजह से हो रहा है। जिया कहती है कि तुम अपने बेटे को ऐसे कैसे बोल सकती हो। जीजी यहाँ पे अपना भांडा फूटता देख उसको एक स्लैप चढ़ देती है और यहाँ पास ये टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है। कहती कि तुम बस मेरी सर्वेंट हो, फिर से उड़ने का सपना मत देखो। कहती कि तुम्हारे गाल पे थप्पड़ पड़ा है, तुम अपने फेस पे मास्क लगाकर काम करो। फिर वो मास्क लगाई हुई थी और यहाँ पर तो वो काम कर रही होती है। तभी वो फू के ऊपर गलती से पानी गिरा देती है। फिर यहाँ पर वो ग्लास के कांच वगैरह उठाने लगी थी, जिससे उसके हैंड पे चोट भी लग जाती है। वो कहता है कि उठो। जिया उठकर वहां से जाने लग गई थी। यहाँ पर फिर वो कहता है कि रुक जाओ तुम वहीं पे, और कहते हैं कि तुम मेरी तरफ देखने की हिम्मत क्यों नहीं करती, और ये तुमने मास्क लगाया है, अपना मास्क उतारो।
फिर यहाँ पर चौहान उसका मास्क खुद उतार देते हैं क्योंकि वो नहीं उतार रही होती है। तभी यहाँ पर उसको कुछ याद आने लग गया था उसके फेस देखते साथ ही, और उसके सर में बहुत तेज पेन होने लग गया था। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया कह रही होती है कि मैं ऐसे उठ के आ गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अगली लग रही हूँ, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। वो यहाँ पर उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है कि तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की हो जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। यहाँ पर तुमको कुछ भी याद नहीं आया होता है। वो कहता है कि तुम मुझे नजरें क्यों नहीं मिला रही हो, और तुम्हें देखते साथ ही मेरा सर क्यों दर्द देने लगता है और मेरे हार्ट में पेन सा फील होता है। यहाँ पर तो जीजी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और सोचती है कहीं उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिया सोचती है क्या ये मुझे नहीं पहचानता? जीजी सोचती है थैंक गॉड इसे कुछ भी याद नहीं आया। जीजी कहती है उसे थोड़ा धक्का देते हुए किसने ये तोड़ डाला। जिया तो यहाँ पर नीचे साफ करने लग गई थी। तभी यहाँ पे वो कहता है कि दूसरी मेट से कि तुम इसे साफ करो और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीजी की एक प्लानिंग थी और वो बेबी को एलर्जी करवा देती है। उसे कैट से एलर्जी थी और इल्जाम लगा देती है सारा जिया पे कि जिया ने ना कैट ले आई थी और उसे एलर्जी हो गई, और कहते हैं वो तो जेल तक जा चुकी है अपने मॉम की डेथ के जुर्म में। मो को इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है कि तुमने कैसी नैनी ढूंढ के रख दी है, और बेबी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। जीजी दूर से देखती है और कहती है कि डोंट वरी मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी, और डेविल तरीके से मुस्कुरा रही होती है। उसी साइड हमें जिया का दिखाया जाता है जिसे खुद भी कैट से एलर्जी थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैट दूर पे बैठी हुई होती है। यहाँ पर मुंह से भगा देता है। जिया कहती है कैट से एलर्जी तो मुझे है, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम घबरा जाते हो कैट को देखकर। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर तो जिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। दूसरी साइड वो यहाँ पर टैन को हॉस्पिटल में ले आया होता है। जब हॉस्पिटल में टैन को होश आ गया होता है, टैन कहता है वो तो यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग गया था कि क्या आंटी जिया ने तुम्हारे रूम में बिल्ली छुपाई थी। टैन कहता है कि आंटी तो कैट छुपाने की हिम्मत कर ही नहीं सकती क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा डरती हैं कैट से। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो कैट से डरती है। डैडी एक्चुअल में हम लोग ना एक बार किंडरगार्टन गए थे। किंडरगार्टन के डोर के पास ना हम लोग एक कैट से मिले थे। आंटी जिया तो उस कैट को देखकर दूर से ही चोट पे बैठ गई थी और बहुत जोर जोर रोने लग गई थी। मैं भी डर से कांप रहा था और वो भी डर रही थी। वो सोचता है जो कि जिया बिल्लियों से डरती है तो वो रूम में कैट को कैसे छिपा सकती है। फिर उसे जीजी के ऊपर शक होता है और सोचता है और अगर जिया ने कैट को छिपाया है तो ये यहाँ पर जब टैन को एलर्जी हो गई थी तो जीजी उसे लेकर बैठी क्यों थी और एविडेंस इकट्ठा कर रही थी क्योंकि उन लोगों ने कैट की वीडियो भी दिखाई थी। और सोचता है कि घर के सारे मेट जानते हैं कि टैन को किस चीज से एलर्जी है। उन लोगों ने घर पे तुरंत सैनिटाइजर भी नहीं डाला। अब तो मुझे यहाँ पे पूरा शक हो रहा है कि यहाँ पर जिया को फ्रेम किया जा रहा है। तो उसी साइड हमें जीजी का दिखाया जाता है जहाँ पर उसने तो जिया को पकड़वा लिया था और उसे बहुत ज्यादा कुटवाती है और खुद भी कूटती है। उसकी ऐसी हालत बिगाड़ कर ये लोग उसे बाहर करके फेंक देती हैं। उसकी ऐसी हालत बिगाड़ कर वहाँ से सारे लोग चले गए थे। जिया तो वहाँ पर लेटी हुई थी। उसके अंदर तो उठने तक की हिम्मत नहीं बची थी और यहाँ पर बहुत जोर जोर बारिश वगैरह होने लगी थी। तभी यहाँ पर मो आता है अम्ब्रेला लेकर। उसे जिया की हालत देखकर तो उसके हार्ट में पेन होने लग गया था और उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। फिर बाद में उसे डॉक्टर से पता चलता है कि ये सब जिया को एलर्जी वगैरह हो गई थी और उसे काफी ज्यादा इंजर्ड वगैरह करी गई है। यहाँ पर वो सोचता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें जब देखता हूँ हार्ट होते हुए तो मुझे हार्ट में पेन होता है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और सोचता है कि मुझे इसके बारे में जांच करनी होगी। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि मैं क्या कभी जिया से मिला हूँ। नेक्स्ट सीन में उसका असिस्टेंट उसे रिपोर्ट वगैरह दे देता है जिस रिपोर्ट में साफ पता चलता है कि उसका जिया से कोई भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वो लोग कभी मिले भी नहीं है। यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे हर्ट होता हुआ देखकर मेरे हार्ट में पेन होने लगता है और उसकी आंखों में देखकर मेरा सिर दर्द देने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपका एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा हो। वो कहता है कि आई थिंक तुम सही कह रहे हो, ये शायद एक कोइंसिडेंस है, और वहां से चला जाता है। यहाँ पर तो असिस्टेंट मन में सोचता है फॉर्चुनेटली जीजी पहले से ही रेडी थी। वो घर पर आ जाता है। यहाँ पर जीजी आते हुए कहती है कि मैंने जिया को निकाल दिया है, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी और वो कभी भी वापस नहीं आएगी। ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। वो कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसकी सैलरी बढ़ा दो। और रही बात जिया की, तो मेरा बेटा कभी भी किसी गलत पर्सन को नहीं चूज करता। और वहां से चला गया होता है। यहाँ पर तो जीजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई होती है। सीन में जीजी जिया को एक मेडिसिन लेने के लिए भेजती है और यहाँ पे डेविल तरीके से स्माइल कर रही होती है। जिया जब चली गई होती है रास्ते पर ही कोई उसे किडनैप कर लेता है और यहाँ पर एक रूम में ले आया था।
यहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे होते हैं। एक बंदा कहता है चलो हम इसका फन करते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि नहीं, हमें इसे कूटने का पहले ऑर्डर दिया गया है तो इसे कूटते हैं। पहले ये लोग तो उसे बहुत ज्यादा कूट रहे होते हैं। उसकी हालत तो एकदम से खराब हो जाती है। यहाँ पर तो जिया चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पे मोबी आ जाता है। फिर ये तीनों जा रहे होते हैं। तभी उसे बाहर से आवाज आ रही होती है। टैन कहता है कि आंटी जिया तो मेडिसिन लेने के लिए गई हैं, लेकिन ये मुझे आंटी की आवाज लग रही है। जी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो घबरा जाती है और कहती है कि यहाँ पे वो कैसे हो सकती है, वो तो मेडिसिन लेने के लिए गई है ना। तभी यहाँ पे मोह स्टोर खोलकर अंदर आ जाता है। वहाँ पर तो सारे गुंडे बिल्कुल नॉर्मली बैठे हुए थे और जिया का साइड वाला बंदा मुंह दबाकर बैठा होता है, जिसे जिया नहीं दिख रही होती है। वे जैसे ही यहाँ पास से ये लोग जाने वाले थे तभी जिया यहाँ पर मेडिसिन की बोतल फेंक देती है। फिर तभी यहाँ पास मोह आ जाता है और उन बंदों को कुटवाता है और जिया को वहाँ पास से ले जाता है हॉस्पिटल में। उसकी ऐसी हालत में देखकर उसे तो बहुत ज्यादा हार्ट में पेन हो रहा होता है। उसे एडमिट कराने के बाद यहाँ पर वो भी बेहोश हो जाता है। जैसे यहाँ पर जब मोह को होश आ जाता है तभी यहाँ पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि पूरी रात आपका मिस जीजी ने देखभाल की है। वो तो कुछ नहीं पूछता, सीधे जिया के बारे में पूछने लग गया था कि वो कैसी है। असिस्टेंट कहता है कि वो डेंजर से बाहर है और ठीक है। जैसे ही वो उठकर वहां से जा रहा होता है तभी रास्ते पर एक आंटी मिल जाती है जो कि यहाँ पर मोह को पहचान जाती है और कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया करते थे, काफी टाइम हो गया तुम लोग को देखे हुए, अब वो कैसी है। यहाँ पर तो मोह कहता है कि क्या आप मुझे जानती हैं, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड को। आंट कहते है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूंगी, तुम लोग तो बहुत टाइम पहले आया करते थे और हमारा रेस्टोरेंट कॉलेज के पास था, इसलिए आप लोग आया करते थे। मोह कहता है कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड का नेम जानती हैं। आंट कहती है कि काफी टाइम हो गया है, अब मैं शायद नाम उनका भूल गई हूँ और मैं ओल्ड भी हो गई हूँ। आंट कहती है लेकिन तुम नाम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड याद नहीं है। मोह कहता है कि 6 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब से मुझे एमनेशिया हो गया है। आंट कहती है लेकिन टेंशन मत लो, हमारी और रेस्टोरेंट में ना एक दीवार है, वहाँ पर सभी लव बर्ड्स की जो है फोटोज वगैरह लगी हुई है, वहाँ पर आप दोनों की भी लगी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। असिस्टेंट तो ये सब सुन लेते हैं और काफी ज्यादा घबरा गया था। आखिरकार वो इस चीज से मिला जो था। फिर ना वो रेस्टोरेंट में उसे वही वॉल के पास ले आई हुई थी। वहाँ पास तो जब वो फोटोज देखता है तो शॉक हो जाता है। वहाँ पर तो वो फोटोज में कोई और नहीं बल्कि जीजी थी, जिया की जगह पर, क्योंकि असिस्टेंट ने उसे पहले इस बारे में बता दिया था जब ये लोग बात कर रहे होते हैं। और साइड पे खड़ी जीजी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसने इनको पैसे खिला दिए थे। फिर यहाँ पर जीजी की कमी थी, वो भी मोह के पास आ जाती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे हाई स्कूल के टाइम से। फिर रास्ते पे कार का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर तो जीजी अभी भी बकवास किए जा रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता और तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो। यहाँ पर तो वो कहने लग गया था कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मुझसे दूर रहा करो। यहाँ पर तो जीजी कहती है तुम वास्तव में मुझसे पहले प्यार किया करते थे, अदरवाइज हमारे 10 कैसे होता। आखिरकार हम 10 के पेरेंट्स हैं, हमारे बेटे के लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। वो कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, कार से उतरो, और उसे कार से उतार देता है। यहाँ पर तो जीजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है जिया ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और कहती है किसी को मुझे पता लगाना होगा। फिर वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि जिया की ग्रैंडमा का है जो कि ब्लाइंड थी ना, उसको ढूंढो। दूर साइड में जिया को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में होती है। तभी उसे कॉल आती है कि आपकी ग्रैंडमा के साथ कुछ हुआ है तो आप हॉस्पिटल आ जाइए। जैसे ही जिया वहाँ पे जाती है वहाँ पास तो ब्लड वगैरह पड़ा होता है और वहाँ पास उसकी ग्रैंडमा नहीं होती। सामने पर तो जीजी बैठी हुई थी। यहाँ पर फिर जीजी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहना, तुम फिर भी मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें आज अच्छी तरीके से सबक सिखाई दूंगी। फिर ना वो एक मेड से कहती है कि इसको नील डाउन कराओ और नीचे पे यहाँ पर ग्लास के टूटे हुए कांच पड़े हुए थे, उसको फोर्सफुली नील डाउन वो लोग करवा देते हैं जिससे उसकी नीज पे वो कांच कट जाते हैं। जीजी कहते तुम 10 के चक्कर में मेरे घर में तो घुस गई और तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने का मकसद है ना तुम्हारा। जिया कहती है कि मैं किसी को सेड्यूस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जॉब करके पैसे कमाना चाहती हूँ, इस वजह से मैं नैनी की जॉब बस कर रही हूँ। जीजी कहती है इस तरह के बकवास से एक्सक्यूज देना बंद करो, और रही बात मेरी, तो मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच बहुत अच्छे रिलेशनशिप है और कोई मेरे हस्बैंड के ऊपर टोरे डाले मैं इसको बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जिया कहती है कि अगर तुम्हारी और मिस्टर मो के बीच अच्छे रिलेशन होते तो फिर तो तुम मुझे कभी भी मो से दूर नहीं करती, क्योंकि तुम लोग के बीच अच्छे रिलेशन है ना तो ट्रस्ट भी तो होगा ही। और तुम्हारे सीक्रेट के बारे में तुम्हें डर है ना कि मैं जान जाऊंगी कि तुम षड्यंत्र रच रही हो। जीजी तो उसकी बातें सुनकर उसे एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि बोल भी कौन रहा है, एक मर्डरर। मुझे होप है कि तुम्हारी ग्रैंडमा सेफ रहे। जिया कहती है तुमने मेरी ग्रैंडमा के साथ क्या किया है मुझे बताओ।
जीजी मेट को इशारा करती है, वो ग्रैंडमा को लेने के लिए चली जाती है। जिया ग्रैंडमा को देखकर उसके पास भाग कर जाती है। जिया कहती है, तुमने मेरी ग्रैंडमा के साथ क्या किया है? मेट कहती है कि हमारी मिस इतनी काइंड हार्टेड हैं, अभी तो उन्होंने सिर्फ इन्हें नींद की गोलियां ही खिलाई हैं, अगर तुमने दोबारा ये गलती की तो इन्हें सीधे अब जहर देंगी। जिया सोचती है मैं अपनी ग्रैंडमा को नहीं खो सकती, फिर ना वो वहाँ से चली जाती है। बाद में टैन तो खाना भी नहीं खा रहा होता है। यहाँ पास तो फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इनको चक्कर वगैरह खाना न खाने की वजह से आ रही है और इनको काफी ज्यादा वीकनेस भी हो गई है। वो कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? टैन कहता है कि मुझे अपनी आंटी जिया चाहिए, उनके बगैर मैं खाना नहीं खा सकता, वही मुझे खाना खिलाती थी। तभी यहाँ पर मो जीजी को ऑर्डर देता है कि जाओ तुम जिया को कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ और उसे ले आना। जीजी का तो मुंह बन जाता है, फिर उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता। बाद में हमें जिया को दिखाया जाता है। जिया जो कि टैन के पास आती है, उसे हग वगैरह कर रही होती है। फिर यहाँ पर सभी लोग बैठ जाते हैं। जिया कहती है मैं ये जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ग्रैंडमा ब्लाइंड हो गई है और कुछ दिनों पहले वो गिर गई थी, जिस वजह से मुझे उनकी देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि मैं यंग मास्टर की देखभाल करने में सक्षम न रहूं। टैन कहता है कि इतनी सी बात, इसके लिए तो फिर मेरे 2 गार्ड्स जाकर ग्रैंडमा का जो है ख्याल रख लेंगे। जिया कहती है लेकिन यहाँ पर फिर मो कहता है कि गुड आइडिया। वो कहता है कि और मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। जिया सोचती है ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, मुझे ये जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर ना वो हाँ कर देती है। जिया तो उसके बहुत क्यूटली बिहेव कर रही होती है और मुस्कुरा रही थी। उसे हैप्पी देखकर वो सोचता है इसे हैप्पी देखकर मैं क्यों खुश हो जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में जीजी किसी को कॉल करती है और कहती है कि उसे निपटा के आना, चाहती हूँ कि जिया बचनी नहीं चाहिए। तो उसी तरफ जिया जब रोड पे जा रही होती है तभी एक कार उसकी एक्सीडेंट करने वाली थी, तभी उसे आकर अंकल जंग बचा लेते हैं। और मैं बता दूं कि यही जिया के बायोलॉजिकल फादर हैं, जो कि इस वक्त जीजी के फादर बने हुए हैं। अंकल झांग तो बहुत अच्छे थे और जिया से बहुत नाइसली बिहेव करते हैं। तभी अंकल झांग को हार्ट अटैक आने लग जाता है। जिया को याद था कि उनको मेडिसिन चाहिए होती, तभी वो उनके पॉकेट से मेडिसिन निकाल कर उन्हें खिला देती है। यहाँ पर अंकल झांग कहते कि थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए बेटा। जिया कहती है अब थैंक यू करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अभी आपने भी तो मुझे बचाया था ना। कहती है चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल और आंट दोनों बैठे हुए थे और कहते हैं कि थैंक यू बचाने के लिए इन्हें। जिया कहती है कि आंटी थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर तो मुझे अंकल झांग ने बचाया था। आंट कहती है बेटा तुम तो पियानो बहुत अच्छे बजा लेती थी ना, तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाती और वहाँ पर तुम कुछ बच्चों को टीच करना पियानो बजाकर। जिया कहती है कि मैं जेल में रह चुकी हूँ, इस वजह से मुझे ये जॉब नहीं मिल सकती। यहाँ पे आंट कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है, मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर कैसे ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुमने किसी को मर्डर नहीं किया होगा, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन ही आ गई थी, तुम्हारी मॉम चली गई, हम उस टाइम कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। यहाँ पर जिया कहती है थैंक यू आंटी एंड अंकल मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। बाहर से यहाँ पर तो दीदी खड़ी हुई थी, सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पर वो सोचती है मेरे बहन को चुराना क्या पर्याप्त नहीं था, अभी यहाँ पर ही मेरे पेरेंट्स को भी चुराने के लिए आ गई, मुझसे दूर करने के लिए। नेक्स्ट सीन में जीजी यहाँ पर मेट से कहकर अंदर कोई अगरबत्ती लगवा देती है जिससे मो को नशा हो जाए और मन में सोचती है अब से तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे, तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं छीन सकेगा मिस्टर मो। जब वो यही सब सोचते हुए जा रही होती खुश होती है कि मैं सब करवाऊंगी आज, तभी यहाँ पर कोई उसका हाथ पकड़ खींच लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि असिस्टेंट होता है। यहाँ पर तो असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम मुझे जाने दे सकती हो, चलो हम अब्रॉड चलते हैं और वहाँ पर हम साथ में रहेंगे और खुश रहेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूँ और मैं तुम्हें कोई भी अन्याय नहीं सहने दूंगा। जिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए अब्रॉड जाऊँ, क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँगी। क्रिश्चियन कहता है कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूँ, अदरवाइज मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करता, मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर। जीजी तो यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है, कहती है कि तुम पुअर भिखारी कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी क्या, केवल और केवल मिस्टर मो से मैरिज करना चाहती हूँ, वो प्रेसिडेंट है। इतना कहकर वो जीजी चले जाती है। फिर ना वो मो के पास आती है और उसे कोई नशा वगैरह दे देती है। फिर यहाँ पे जीजी कहती है कि तुम्हें मुझसे मैरिज ही करनी पड़ेगी। फिर उसके लैब में आकर बैठ जाती है और उसे क्लोज आने लगती है। तभी यहाँ पर मो उसे अपने नीचे करके उसे गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे खिलाफ साजिश रचने की। यहाँ पर जीजी कहती है कि क्या तुमने मेरे पानी का गिलास नहीं पिया जो मैंने तुम्हें दिया था। यहाँ पर मो कहते हैं कि तुम जैसी डिस्गस्टिंग वुमेन मुझे सिक फील कराती है। यहाँ पर तो जीजी कहते हैं कि 5 साल पहले तुम मेरे साथ थे, तभी तो हमारा एक बेबी है। यहाँ पर तो मो गुस्से में चिल्लाते कहते हैं कि जस्ट शट अप, बिल्कुल भी हल्ला मत करो तुम। तभी यहाँ पे जीजी कहती है कि मैं चुप नहीं रहूंगी, आज तुम्हें इसे एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि हम बेड पे एक साथ थे। यहाँ पर वो कहता है कि पास्ट का यूज करने की कोशिश भी मत करना, मुझे धमकाने की तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे सब कुछ याद भी आ जाए ना फिर भी मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगा।
इतना कहकर तो वो वहां चला जाता है। पीछे चीजें सोचती है मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन इस लाइफ में केवल तुम मेरे हो सकते हो। अब तो ये जीजी मुंह उठाकर असिस्टेंट के पास आ जाती है। असिस्टेंट कहता है कि अभी हम कंपनी में हैं, तुम ये क्या कर रही हो, ये कि क्या ये अधिक एक्साइटिंग नहीं होगा। इतना कहकर ये दोनों तो काफी ज्यादा डीपली किस करने लगे थे। दूसरी तरफ जिया भी मो को टिफिन देने के लिए ऊपर आ रही होती है। तभी वो मो के कैबिन के पास जाकर जीजी और असिस्टेंट की बातें सुनती है। यहाँ पे जीजी कह रही होती है कि तुम मेरी हेल्प करो उस जिया को ऊपर पहुंचाने में। तुम वैसे भी मो फैमिली के पहले ही 2 लोगों को ऊपर पहुंचा चुके हो, यहाँ तक कि मो के पेरेंट्स को भी। एक जान और ले लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। कहते हैं कि वो कार एक्सीडेंट की सारी प्लानिंग हम लोगों की थी। ये सब सुनकर तो जिया बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी जिया से आवाज निकल जाती है और सामने से जीजी और असिस्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर तो जिया भागने लग गई थी, असिस्टेंट भी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं एंड फाइनली उसे पकड़कर अंदर ले आता है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट जिया को बहुत ज्यादा कूटता है और इस दौरान जिया बेहोश भी हो जाती है। फिर ना वो उसे घसीटते हुए दूसरी तरफ ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ टैन यहाँ पर अपने फादर को बताता है कि आंटी ऊपर गई आपको टिफिन देने के लिए। यहाँ पर मिस्टर मो कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही यहाँ पर अपने कैबिन पर मो एंटर करता है, यहाँ पर तो जीजी ने अपना होलिया बिगाड़ रखा था, उसके सर पर चोट वगैरह लगी थी और कहती है कि मुझे बचाओ। यहाँ पर तो वो कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारा होलिया देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने खुद चाल चली है। यहाँ पर जीजी कहती है मेरी बात सुनो, मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, और कहती है कि मुझे लगता है कि सारा किया धरा जिया का है। दूसरी तरफ से यहाँ पास तो असिस्टेंट घसीटते हुए ले जा रहा होता है जिया को। सामने से लिफ्ट खुलती है और उस लिफ्ट में टैन होता है। वो जल्दी से चिल्लाता है, उसकी आवाज सुनकर तो मुंह भी अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो तो जिया की ऐसी हालत देखकर उसे तुरंत उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी जीजी कहती है कि ये वही मर्डरर है जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को ऊपर पहुंचा दिया, ये कोई और नहीं तुम्हारा असिस्टेंट ही है। वो यहाँ पर एक गार्ड से कहते हैं कि तुम जिया को हॉस्पिटल लेके जाओ। यहाँ पर फिर जीजी अपना सारा ब्लेम जो है असिस्टेंट के ऊपर डाल देती है। खैर यहाँ पर तो जीजी भी असिस्टेंट का बस यूज ही कर रही थी। यहाँ पर फिर असिस्टेंट भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने ये सब कुछ किया। मिस्टर मो शौक होते हुए कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को ऊपर पहुंचा दिया, और गुस्से में कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर तो फिर असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बस नहीं तुम्हें भी ऊपर पहुंचाने की सोच रहा था, और ये मैं सब कुछ सीक्रेटली कर रहा था। यहाँ पर तो फिर मिस्टर मो उसे गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर उसे कूटने लग गया था। असिस्टेंट कहता है कि ये सब मैं इसलिए कर रहा था, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं बस असिस्टेंट हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ और तुम इतने ऐश और आराम से जी रहे हो, ऊपर से इतनी रिच फैमिली में सिर्फ बर्थ लेने के कारण। ये तो मुझे अनफेयर लग रहा था, इस वजह से मैंने ऊपर पहुंचा दिया तुम्हारे पेरेंट्स को। फिर यहाँ पर मिस्टर मो से बहुत ज्यादा कूटता है और कहता है कि या फिर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊँ या फिर तुम खुद चले जाओगे, चूज करो, तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो, तुम ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पर तो ये चीजें भी एक्टिंग कर रही होती है, कहती है कि मेरी तबीयत खराब लग रही है, और यहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करती है। यहाँ पर तो मो उसकी तरफ देखते तक नहीं और वहां से चला जाता है। यहाँ पर तो फिर जीजी उड़ जाती है उसके जाने के बाद और कहती है मैंने बहुत कुछ कर लिया, ये मुझे भाव क्यों नहीं देता। उस तरफ असिस्टेंट सोच रहा होता है कि मैंने इस जीजी के लिए बहुत कुछ किया, ये अभी भी मेरी तरफ देखना नहीं चाहती, पीछे मुड़ना तक नहीं चाहती। नेक्स्ट सीन में जिया को एक कार आके किडनैप करके चली जाती है। उसे किडनैप होते हुए टैन ने भी देख लिया था, और ये किडनैप कोई और नहीं बल्कि जीजी ने ही करवाया था। तो यहाँ पर नीचे दौड़ लगा कर आता है, तभी वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर मो की कार भी आ जाती है और यहाँ पे वो टैन को गिरा हुआ देखते हैं, तो फिर उसे उठाते हैं। टैन कहता है कि आंट जिया को किसी ने किडनैप कर लिया, उसे बचा लीजिए। फिर मिस्टर मो वही लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर जिया को किडनैप किया गया था। यहाँ पर वो बंदे तो जिया के साथ बदतमीजी करने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ पे मिस्टर मो आ जाते हैं और उन्हें कूटते हैं और जिया की ड्रेस वगैरह कवर कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक बंदा आकर उनके सर पे हिट कर देता है। मिस्टर मो की गार्ड सभी को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर जिया की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। जिया भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तभी उसको होश आता है और वो उठ जाती है। जिया तो उठते साथ यहाँ पर मिस्टर मो के बारे में पूछने लगी थी। यहाँ पे नर्स कहती है कि वो नेक्स्ट फ्लोर पे हैं। दूसरी तरफ तो यहाँ पर हमें मिस्टर मो का दिखाया जाता है जिनके सर पे पेन हो रहा होता है और उन्हें भी होश आके होता है। मिस्टर मो कहते हैं कि जिया कहाँ है। मिस्टर मो का न्यू असिस्टेंट कहता है बॉस मिस जिया ठीक है और वो अगले वार्ड में है और वहाँ पे वो आराम कर रही है, बेहोश भी हैं। मो कहता है कि मुझे सब याद आ गया, एक्चुअली में उसके सर पे चोट लगने की वजह से मो को सारी याददाश्त वापस आ गई थी। वो कहता है कि अगर 6 साल पहले वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो हमारी मैरिज कब का हो चुकी होती। वो कहता है कि मेरी जिया कहाँ है और यहाँ पास वो उठ के जाने लगे थे। तभी यहाँ पे असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस आपके सर पे चोट लगी है, आपको रेस्ट की सख्त से सख्त जरूरत है। यहाँ पर मो कहता है कि मेरी हेल्प करो वहाँ तक जाने में। वो जैसे ही जिया वाले वार्ड में पहुंचता है तभी यहाँ पर जिया वहाँ पे नहीं थी। वो नर्स से पूछता है, नर्स बताती है कि जिया को छुट्टी दे दी गई है। तभी यहाँ पर मिस्टर मो के सर में पेन होने लग गया था और यहाँ पर ना वो बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें जिया का दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर
सोच रहे थे कि मेरी वजह से बार बार मिस्टर मो हर्ट हो जा रहे हैं। मैं उन्हें अब और नहीं हर्ट होने दूंगी। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मो फैमिली को छोड़ दूंगी और यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। दूसरी तरफ जीजी को भी सारी बातें पता चल जाती हैं कि मिस्टर मो की याददाश्त वापस आ गई है। इस वजह से उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो वो ग्रैंडमा के पास जाती है। उनके कान भर देती है कि वो जिया हमारे बीच में आ रही है, आप प्लीज उसे समझाइए। बाद में ग्रैंडमा जिया के पास पहुंच जाती हैं और उसे कहती हैं कि मिस्टर मो की याददाश्त वापस आ गई है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें कुछ टाइम तक जाने वापस नहीं देगा। मैं चाहती हूँ कि तुम 3 सदस्य वाली फैमिली को बर्बाद मत करो और तुम उनकी हेल्प करो एक साथ रहने में। जिया से और कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अभी भी मिस्टर मो के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है और 6 साल भी बीत चुके हैं। यहाँ पर तो ग्रैंडमा को भी नहीं पता था कि टैन जिया का बेबी है और ग्रैंडमा भी जीजी के बातों में आ गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीजी का बेबी एक है, वो भी टैन। और यहाँ पर उनके रिलेशन से अलग होने में सबसे ज्यादा दिक्कत और सबसे ज्यादा हर्ट टैन को ही होगा। तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। जिया कहती है आप निश्चित रहिए, मैं उन लोगों के बीच नहीं आऊंगी। इतना कहकर जिया वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया के पास मो आता है। यहाँ पर मो कहते हैं कि हमारे 6 साल बर्बाद हो गए हैं, मुझे सब कुछ याद आ गया है, चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि पिछले 6 वर्षों में जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। जिया अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने से मो को दूर करती है। यहाँ पर फिर वो कहती है कि मिस्टर मो शांत हो जाइए, अब 6 साल बीत चुके हैं, हमारे बीच बातें सब खत्म हो चुकी है। वो कहता है कि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हैं, तुम्हारे कहने से एक सेंटेंस में हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। जिया कहती है कि मैं गुस्से में कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं सब कुछ अपनी होशो आवाज में कह रही हूँ। 6 साल बीत चुके हैं और मैं अपने पास्ट को भूल चुकी हूँ। यहाँ पर मो कहता है कि भूल गई, इसका क्या मतलब हुआ, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हैं, हमारी सारी पास्ट की मेमोरीज तो हमें कभी भी नहीं भूल सकती। तुमने तो अभी तक अपने हाथ में मेरी दी हुई रिंग पकड़ रखी है। जिया कहती है कि वो हमारा पास्ट था, मैं कब का भूल चुकी हूँ। और कहती है ये रही बात ये रिंग की, तो ये मेरी न्यूली मैरिड की रिंग है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मो कह रहे होते जिया कहती है मैं मैरिड हूँ। तब यहाँ पर जॉन जी आ जाते हैं और कहते कि मेरी वाइफी तुम अभी तक यहीं हो, चलो घर चलते हैं। और मिस्टर मो को शॉक होकर देखते हैं और कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर हो। यहाँ पर मो कहते हैं कि क्या तुमने इससे मैरिज कर ली है, ये तुम्हारे पीछे कॉलेज टाइम पे पड़ा हुआ था। यहाँ पे जिया कहती है मैं और जॉन जी रियलिटी में एक दूसरे से लव करते हैं। जॉन जी कहता है कि हमने 1 मंथ पहले ही मैरिड का सर्टिफिकेट लिया है। जी हाँ, मुझसे कहती है कि पास्ट की सारी बातें अब खत्म हो चुकी है और मैं तुम्हारी खुशी की कामना करती हूँ। आई होप कि तुम भी हमारी खुशी की कामना करोगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है जॉन जी के साथ। यहाँ पर तो मुँह बिल्कुल टूट सा जाता है और बैठ गया था घुटनों के बल। जिया का भी कुछ जाते वक्त यही हाल था, वो भी बहुत ज्यादा रो रही होती है। जिया भी मुझसे बहुत ज्यादा लव करती है लेकिन वो बता नहीं रही थी। नेक्स्ट सीन में वो घर पे आता है। यहाँ पर तो जीजी कहती है कि टैन हमारा बेबी है। यहाँ पर तो फिर वो उसका शोल्डर पकड़ते हुए कहता है कि हमारा बेबी, क्या सचमुच वो हमारा ही बेबी है। और गार्ड से जीजी को पकड़वा लेता है और कहता है कि इसे ले जाओ। जीजी कहती है कि कहाँ लेकर जा रहे हो। यहाँ पे वो कहता है कि बेबी और तुम्हारा पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए। और यहाँ से जीजी को ले जाया जाता है। वो यहाँ पे मन में सोचता है मैंने तो इसे कभी टच भी नहीं किया, तो हमारा बेबी कैसे हो सकता है। फिर ना उसके टेस्ट हो जाते हैं। पीछे वाली सीट पे जिया भी बैठी हुई थी लेकिन उसने मास्क लगा रखा था। जी फिर बैठी हुई थी और सोचती है उस बदतमीज बच्चे की वजह से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, उस कुत्ते के बच्चे की वजह से मैं फंस गई हूँ। और यहाँ पर ना फिर जीजी चली जाती है। जिया सोचती है ये अपने बेबी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि टैन इसका बायोलॉजिकल सन ना हो। लेकिन टैन तो बिल्कुल अपने फादर की तरह ही दिखता है। सोचती है अगर मेरा बेबी जिंदा होता तो वो भी यही एज का होता। मुझे ये नहीं पता कि वो अपने फादर की तरह दिखता है या फिर नहीं, फिर भी जी बहुत ज्यादा गंदी है। इसकी बातों से तो मुझे शक हो रहा है, लगता है इसने मेरे बेबी को बदल तो नहीं दिया। क्या पता टैन मेरा ही बेबी हो, मुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। फिर जिया क्लीनर की ड्रेस पहनकर यहाँ पर टैन के थोड़े से बाल ले लेती है। तभी यहाँ पर तो मिस्टर मो आ जाता है। जिया तो पीछे तरफ फेस करके खड़ी हो जाती है। जिया वाइट शर्ट साफ करने के बहाने पे खड़ी हुई थी। तभी जीजी की पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, जिस पर तो टेस्ट रिपोर्ट देखकर मिस्टर मो तो शॉक हो गए थे क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिया भी सारी बातें सुन लेती है। फिर ना वो वहाँ से चली जाती है और डस्टबिन पे बाल फेंक देती है वो जो ली थी। भी जिया को जाते हुए देखता है और सोचता है कि इसकी बैक साइड से तो बिल्कुल जिया की जैसे लगती है, लेकिन वो यहाँ पे कैसे आएगी। नेक्स्ट सीन में मो अपने केबिन में बैठा होता है और जिया के बारे में सोच रहा था। फिर वो याद करता है कि जब उसे चोट लग गई थी तो जिया को सदमा जैसे लग गया था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी। इसका मतलब कि जिया को उसकी फिक्र थी। वो कहता है इसका मतलब वो मुझसे भी प्यार करती है, वो किसी रीजन से छुपा रही है सब कुछ। मुझे लगता है इसमें उस बेईमान वुमन की जीजी का ही हाथ है। फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि सब कुछ जाकर पता करो। फिर असिस्टेंट आता है बाद में असिस्टेंट बॉस से कहता है कि बॉस जिस दिन आपकी याददाश्त वापस आई थी उसी दिन
मिस जीजी जो है ग्रैंडमा के पास गई थी। यहाँ पर तुमको सब समझ में आ रहा होता है। वो जान जाता है कि जिया के ऊपर दबाव डाला गया है और कहता है सचिन फिर से बहुत सी गुड न्यूज है। मिस जिया सिंगल है। मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो गया था, वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि उनकी मैरिज नहीं हुई है। यहाँ पे वो कहता है उसकी मैरिज नहीं हुई है, इसका मतलब कि वो उस दिन सिर्फ मेरे सामने नाटक कर रही थी। कहता है कि मीटिंग कैंसिल कर दो। बाद में वो जीजी के पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है कि मैं जीजी के साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ। यहाँ पर तो बिल्कुल नाइसली पेरेंट्स भी मान जाते हैं। मॉम कहती है कि मुझे पता है कि सारी गलती जीजी की है, वो बात ही नहीं मानती, बहुत जिद्दी है। यहाँ पे फादर कहते हैं कि हम आपसे माफी चाहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाने के बाद जीजी ने फायदा उठाया, रियलिटी में बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। फिर मिस्टर मो भी अपने ग्रैंडमा के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि मैं जिया के अलावा इस लाइफ में किसी से मैरिज नहीं कर सकता, तो प्लीज आप उसे जाकर समझाने की कोशिश मत कीजिए। फिर ग्रैंडमा भी यहाँ पे मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो जिया के पास जाता है। या तो वहाँ से उसे देख के जाने लगी थी, वो उसका हाथ पकड़कर वॉल से पिन कर देता है। जिया कहती है तुम क्या करने वाले हो। वो तो यहाँ पर जिया के नेक पे किस कर देता है। जिया यहाँ पे गुस्से से दूर करती है और कहती है थोड़ा सा अपने लिए रिस्पेक्ट दिखाओ, मैरिड हूँ। यहाँ पर मुँह उसे साफ साफ उसको फोन दिखाता है और कहते हैं कि देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम अनमैरिड हो, तुम्हारा सिंगल का स्टेटस है। जिया कहती है कि तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट कराया। कहता है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत ज्यादा सफर किया है। और उसके प्यार से गाल पकड़ते हुए कहते हैं कि स्टूपिड लड़की कहीं की, ग्रैंडमा ने तुम्हें बस मुझे छोड़ने के लिए कहा और तुम मान गई और मुझे छोड़ दिया। जिया कहती है कि मेरा यही डिसीजन है, यही हमारा अंत है। वो कहते हैं कि मेरे साथ रहना तुम्हारा सबसे अच्छा अंत है, ये गलत मत करो। जिया तो यहाँ पे रोने लग जाती है। तुम दूसरों के बारे में मत सोचो, इस बार तुम अपने लिए जी लो। जिया कहती है लेकिन मैं जेल जा चुकी हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ होगा। जिया कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारे लोग हर्ट होंगे। वो कहते हैं कि कोई भी हर्ट नहीं होगा, अंकल झांग भी मान गए हैं। यही बात ग्रैंडमा की तो ग्रैंडमा भी मान गई हैं। जिया कहती है लेकिन टैन के बारे में क्या, अगर उसकी मॉम उसे छोड़ के जाएगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर फिर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर टैन ने उस वीडियो में बोला था कि जहाँ पर टैन बोल रहा होता है कि मैं उस जीजी आंटी को बिल्कुल भी अपनी मॉम नहीं मानता और मैंने सुना कि आप लोग मैरिज कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। वो कहता है कि मैं इस लाइफ में सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देख सकता। जिया भी मान जाती है। फिर यहाँ पर वो लोग किस करते हैं। जीजी को जब ये सब के बारे में पता चलता है तो वो जानबूझकर एक मेड को इशारा करती है और यहाँ पर वो जाकर टैन को धक्का दे देती है। वो सीढ़ियों से गिर जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जीजी ने तो यहाँ पर मो को कॉल कर देती है और मो भी वहाँ पे पहुंच जाता है जिया साथ। जिया मो यहाँ पर फिर साथ में बेबी की केयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीजी आती है। जीजी कहती है कि मैं तुम लोगों की खुशी की कामना करती हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पर टैन एडमिट था। वहाँ पे जीजी आती है और उसकी बॉटल में कोई इंजेक्शन लगा देती है। जिया जब अंदर आती है जीजी कहती है कि तुमने मेरे बेटे को ऊपर पहुंचा दिया। जिया कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर तो जीजी कहती है कि ऊपर पहुंच चुका होगा बेचारा पॉइजन के कारण, इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, अब तुम पकड़ी जाओगी। मिस्टर मो भी यहाँ पर फिर तुमसे नफरत करने लगेंगे और तुमसे बदला लेने की सोचेंगे। या गुस्से से जीजी के ऊपर चिल्लाती हुई कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये बेबी केवल 5 साल का है। यहाँ पे जीजी कहती है कि मिस्टर मो कभी भी तुम्हारी वजह से ऊपर पहुंच जाए तो वो कभी भी तुमसे लव नहीं करेगा, तुमसे हेट करेगा। फिर मैं मिस्टर मो से मैरिज कर लूंगी। जिया रोते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तो तुम्हारा बेटा है ना। जीजी कहती है अगर मैं तुमसे कहूँ जो बच्चा ऊपर गया है वो मेरा बेबी नहीं है। हंसते हुए कहती है कि ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा बेबी है। जिया कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। जीजी कहती है कि ये बेबी वही बेबी है जिसे तुमने बर्थ दिया था। तुमने जब बेबी को बर्थ दिया था मैंने नर्स को पैसे खिला दिए थे और वो ना उस बेबी को मेरे पास ले आई थी। कहती है कि तुम बहुत शातिर हो, मैं सोचती थी मेरा बेबी ऊपर चला गया पर तो वो सच भी उगलने लगी थी। और कहती कि मैंने तुम्हें कितनी बार ऊपर पहुंचाने की कोशिश की, कहीं तुम्हारा कार से एक्सीडेंट करवाया, कहीं तुम्हें किडनैप करवाया, पर फिर भी तुम बच गई। यहाँ पर जीजी पागलों की जैसे जोर जोर से हंसने लगी थी और कहती है कि देखो मैं आखिरकार जीत गई और तुम हार गई। जिया कहती है तुम तो एक रियल में विनर निकली। यहाँ पर तो फिर जीजी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं विनर हूँ। अब तुम देखते जाओ, मैं यहाँ पर मो को कॉल करूंगी और उसे बातें घुमा फिरा कर बताऊंगी और तुम फिर से जेल जाने वाली हो। वो मो को जैसे कॉल करती है, कर्टन के पीछे से फोन रिंगिंग की आवाज आती है। जीजी तो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर मो भी वहाँ पर आ जाता है और उसने जीजी की सारी बातें सुन ली थी। जीजी कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए और यहाँ पर फिर ना टैन भी उठ जाता है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया को और मो को पहले ही शक हो गया था क्योंकि जीजी के बारे में तो सबको ही पता था कि वो कैसी है। मो जीजी तो पहले इसके बारे में सब कुछ जानते थे, इस वजह से वो लोगों ने प्लानिंग बनाई थी। फिर यहाँ पर जीजी को पुलिस को सौंप दिया जाता है। यहाँ पर जिया भी टैन को बहुत ज्यादा हक कर रही होती है और कहते हैं कि माम मैं आपको मम्मा बुलाऊं ना। और मो कहते हैं कि ऑफ कोर्स। जिया टैन को हक कर लेती है और बहुत ज्यादा खुश थी। मो भी मुस्कुरा रहा होता है अपनी हैप्पी फैमिली को देखकर। दूसरी तरफ यहाँ पर तो अंकल झांग और आंट दोनों रो रही होती हैं। जीजी ऐसा कैसे कर सकती है, एक बेबी को ऊपर पहुंचाने की कोशिश, वो इतनी पागल कैसे हो सकती है, ने एक अच्छी लाइफ को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया।
तभी बाद में अंकल झांग के ऊपर कोई हमला कर देता है। जिया उन्हें बचाने के लिए बीच में आ जाती है, जिससे उसके शोल्डर पे लग जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। डॉक्टर कहता है कि उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है और उनका पांडा ब्लड है। यहाँ पर किसी का पांडा ब्लड है? यहाँ पर जिया के फादर कहते हैं कि मेरा पांडा ब्लड है। फिर जब वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं देने के लिए, तो नर्स कहती है कि क्या आप उनके फादर हैं? हम कहते हैं कि मुझे शक हो रहा है, जिया को भी बिल्ली के बालों से एलर्जी है और आपको भी है। आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और पैटर्निटी टेस्ट भी। फिर वो लोग टेस्ट करवाते हैं तो वो लोग तो शॉक हो गए थे। उन्हें पता चल जाता है कि जिया उन्हीं की डॉटर है। लोग सब समझ जाते हैं क्योंकि जिया का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन जीजी का जन्म भी हुआ था। कहने का काम जीजी की मॉम करती थी, इसी वजह से उसने हमारी बेबी को चेंज कर दिया। फिर यहाँ पर वो जिया को आकर हग वगैरह कर रही होती है और उसे रिपोर्ट दिखाती है। जिया को भी पता चल जाता है कि उसके रियल पेरेंट्स यही लोग हैं। जिया भी अपनी फैमिली को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहता है कि एक और खुशखबरी है और उसे एक फाइल देता है। कहते हैं कि इसमें सारी गवाह हैं कि तुम निर्दोष थी, जीजी ने क्या कुछ नहीं किया उसके सबूत। नेक्स्ट सीन में जिया बहुत ज्यादा हैप्पी थी और मो भी बहुत ज्यादा खुश था। कहता है कि मेरी होने वाली वाइफ ही कल हमारी मैरिज है। जिया कहती है कि एक खुशी की बात है। वो कहते हैं कि कौन सी गुड न्यूज जल्दी से बता दो। जिया कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा सेकंड बेबी आ रहा है। वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर फिर वो जिया को किस करने रख गया था। तभी यहाँ पर टैन आ जाता है। टैन कहता है कि आप लोग अडल्ट हैं, आप बच्चों के विचार के बारे में भी सोच सकते हैं, चलो फुटबॉल खेलने चलते हैं। वहाँ से चली जाती है, वो इसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी साइड हमें जीजी का दिखाया जाता है जो कि जेल पे बैठी हुई थी। यहाँ पर जिया के पेरेंट्स आते हैं। जीजी चिल्ला रही होती है, कहते हैं कि मुझे छुड़वाने में इतना टाइम क्यों लगा, आप लोग मुझे छुड़वा क्यों नहीं रहे हो। मॉम कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, क्या तुम हमारी बेटी हो। जिया कहती है कि क्या आपको सब कुछ सच पता चल गया कि मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ। पेरेंट्स शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था। पुलिस ऑफिसर से और अपने लॉयर से कह रही होती है कि इसकी सजा और भी ज्यादा बढ़वा दो। और गुस्से में सीन में हमें जिया की डिलीवरी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जब उसके बेबी का बर्न हो जाता है तो उसको बेबी कल हुई थी। वो जिया को देखता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिया कहते हैं कि हमारी डॉटर क्यूट तो है ना। एक सीन में ये लोग धूप का मजा ले रहे होते हैं और यहाँ पर इनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई थी और बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू